150 लीटर आज गरीब आवाम को पेट्रोल दिया जा रहा है और बादशाह सलामत और पूरी अली बाबा 40 चोरों की टीम खुद पेट्रोल सरकारी खजाने से लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। एक तरफ तो अपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च की और धरनों की तैयारियों के ऊपर हैं और साथ ही साथ अपोजिशन जमातें ये भी अब देख रही हैं, ये भी सोच रही हैं कि साथ साथ किया जाए तहरीक अदम एतमाद पर काम। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की अब बातचीत हो रही है हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ भी। आज भी दो मुलाकातें हैं, एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुस्लिम नून के कायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, और दूसरी चौधरी शुजात हुसैन साहब की आयादत करने के लिए आज आसिफ अली जरदारी साहब भी जा रहे हैं। तो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातियों के हवाले से भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज कुछ फैसले किए हैं और वो है KP के बाकी मानदा बल्दियाती इलेक्शन और पंजाब में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन से पहले पावर शो किया जाएगा, यानी कि अब जल्द से जुलूस हुकूमत की जानिब से भी निकाले जाएंगे। तो जहां बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां हैं, वहीं पर हम इसे कहें कि 2022 जो है वो 5-6 माह पहले ही 2023 के इलेक्शन की तैयारियों का भी साल उसका आगाज़ होने जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और इमदाद पताफी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली, वो भी हमारे साथ होंगे। राना अरशद साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, एक तो बाहर जल्द से जुलूसों का काम है जिसकी भरपूर तैयारियां आप अपने लॉन्ग मार्च के लिए कर रहे हैं, दूसरा अब आप इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। तो क्या तहरीक अदम एतमाद की जानिब जा रहे हैं या लॉन्ग मार्च की जानिब जा रहे हैं? क्या प्लान क्या कर रहे हैं? दोनों चीज़ें साथ साथ आप लेकर चल रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका वीएन आपकी फहम फरासत, आपका बोल TV इंटरनेशनल इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। तो मैं अपने हलके में था, आज इधर पहुँचा हूँ लाहौर। तो हमने महंगाई मार्च की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर दी है और ज़िला ननकाने का अजलास मैंने बुलाया था, क्योंकि तमाम ज़िले जो हैं वो 23 मार्च महंगाई मार्च जो अवामी मार्च है, आज अवाम का जीना हिराम हो चुका है, ज़िमींदार परेशान है और गंदम की फसल जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। जिसे कोविड होता है ना, इंसान परेशान होता है, बीमार नज़र आता है, उसी तरह गंदम भी को भी कोविड कर दिया इस हुकूमत ने कि यूरिया की बोरी 2530,000 की कर दी, 2503,000 की कर दी और वो मिल नहीं रही। और हम महंगाई मार्च के साथ साथ बिल्कुल मियाँ शहबाज साहब ने जो परसों घर पर मेहमान आए थे, जरदारी साहब और बिलावल साहब, बात की गई है इस हुकूमत की नाहली नालायकियों की सज़ा 22 करोड़ आवाम को मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकते, इसलिए बात की गई है। अदम एतमाद पर भी बात की गई है, महंगाई मार्च पर भी बात की गई है। जो 27 फरवरी को पार्टी का मार्च है, हम उसको भी वेलकम करेंगे। और आज हमारी CC की मीटिंग हो रही है अंडर द चेयरमैनशिप मियाँ नवाशी साहब, जिसमें पाँचों सूबों के सदर सेक्रेटरीज और मरकज़ी अहदेदार शिरकत करेंगे और जो मैंडेट है वो डिस्कस किया जाएगा। और आप ये देखें कि भाई हम तो राना साहब एक सवाल भी राना साहब ले लीजिए कि सर आप तहरीक अदम एतमाद पहले ला रहे हैं या लॉन्ग मार्च पहले कर रहे हैं? ये कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन है, ये क्या पहले क्या चीज़ आप करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद? मुदस्सिर इकबाल साहब, ये क्योंकि मैं खुद CWC का मेंबर हूँ, जो हमें डायरेक्शन मिली है, जो एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, दोनों साथ साथ चलेंगे। महंगाई मार्च भी चलेगा और अब इन हुक्मरानों का जो कि वहाँ पर ओलंपिक स्पोर्ट्स थी चाइना में और ये बकारी गए हुए थे। भाई पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत रखने वाला पाकिस्तान है और इमरान न्याजी साहब वहाँ पर्चे पढ़ रहे थे, पेपर देने गए हुए थे। ये अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अदम एतमाद पर भी टाक जारी है और महंगाई मार, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, और इसलिए आप कह रहे हैं साथ साथ चलेंगे। मुस्लिम लीग नून का फैसला सही। अच्छा, मैं दोनों साथ साथ मैं इमदाद पताफी साहब भी हमारे साथ हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया इमदाद पताफी साहब आपके वक्त का। सर, आपका भी मार्च जो है वो पहले था, अब क्या, क्योंकि आपकी क़यादत जो आला क़यादत है वो भी मुस्लिम नून की आला क़यादत से मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब अब मिलकर चलने का पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर, यानी कि मार्च और तरीके अदम एतमाद दोनों में अब साथ चलने का फैसला कर लिया है आखिरकार। रहमान रहीम, देखें, सियासी मुशावरत हमेशा रहती है और सियासतदान हमेशा बैठते हैं और सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करते। और पार्टी और नून लीग दोनों मैच्योर पार्टियां हैं और जाहिर उनकी लीडरशिप भी मैच्योर है, तो यकीनन वो फैसला करेंगे जो अवाम के मफाद में होगा और अवाम के हकूक के लिए होगा, क्योंकि इस वक्त लोग दरबदर परेशान और महंगाई ने लोगों को तबाह करके रख दिया है। तो इसलिए ये दोनों पार्टियों की लीडरशिप सोच रही है कि किस तरह हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत से जान छुड़ा के हम दम लेंगे, क्योंकि अगर ये हुकूमत रही तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया है, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां की हैं, तो ये नासूर इस मुल्क का, इसको खत्म किया जाएगा। तो कैसे ख़त्म करने का प्लान है कि कोई तरीके अदम एतमाद के ज़रिए है? ख़त्म के तो पिछले 2-2.5 साल से आप बातें कर रहे हैं। PDM में आपकी जमात भी थी पताफी साहब, फिर आप अलग भी हो गए, तो क्या अब की बार भी एक दूसरे पर एतमाद है आप अपोजिशन जमातों को? देखिए, एतमाद यार सियासत में ये चीजें होती है ना, कभी एक तरह के हालात होते हैं, कभी दूसरी तरह के हालात होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा ना कि दोनों पार्टियां और PDM में जो पार्टियां हैं वो मैच्योर पॉलिटिशियंस की लीडरशिप में है और वो बेहतर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सड़कों पे भी हैं, हम पार्लियामेंट में भी बात कर रहे हैं, हम जिस तरह हम आईनी तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे, हम गैर आईनी कोई भी चीज नहीं होने देंगे, हम आईनी तरीक़ेकार से इस हुकूमत पर भेजेंगे, क्योंकि इस हुकूमत में इन तिल्लू में तेल नहीं कि ये इस मुल्क के मसाइल हल कर सकें। एक बंदे की कोई पॉलिसी होती है ना, ये वो कहते हैं ना कि गूगल पे हर चीज नजर आ जाती है, पर हमने सर्च कर के ढूंढा कि 350 डैम हमें कहीं नजर नहीं आते, हमें 1 अरब ट्रीज हमें कहीं भी नजर नहीं आते, हमें 50 यूनिवर्सिटियां कहीं भी नजर नहीं आती। और महंगाई का आप तूफान देखें कि किस तरह का हाल हुआ है। ये तो कहते थे कि पेट्रोल हम सस्ता करेंगे, असद उमर अगर वो असद उमर जिंदा होता या वो इमरान खान जिंदा होता तो शायद आज ये मुल्क के हालत, पर वो जो आज बैठे हैं, आज देखे पेट्रोल पे लीवी कितनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, डॉलर एक रुपया महंगे होने पे कितना वो करते थे कि वजीर आजम चोर है। तो आज कौन चोर है? जो डॉलर की आप हालत देखें, पेट्रोल की आप हालत देखें, अपनी करेंसी की आप हालत देखें, तो इन्होंने तो मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है ना। तो हम इसको अपनी कोशिश से, स्ट्रगल से घर भेजेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत को आप घर भेजेंगे? नदीम कुरैशी साहब, अपोजिशन चाह रही है हुकूमत को घर भेजना, वो दोनों तरीके, एक वो एहतजाज और दूसरा पार्लियामान में तरीके अदम एतमाद। तो सर, आप सड़कों पर अब आ रहे हैं, आप जो है वो रैलियां जल्द से जुलूस करेंगे, आप किस पे करेंगे सर? महंगाई तो आपके दौरे हुकूमत में बढ़ी हुई है, तो फिर आप क्या है जो आवाम के सामने ले जाएंगे? सर बहुत शुक्रिया। पहले फेज में मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी जी। देखिए, महंगाई एक वाहिद आइटम है इस अपोजिशन के पास। इनकी पटारी में ये वाहिद एक जादू है जो ये पब्लिक में बेचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, महंगाई पूरी दुनिया में है, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये जब निजी महफिल में बैठे होते हैं तो इनको पता है कि इंटरनेशनली क्या हालात है, लेकिन चूंकि इन्होंने करना है, इनकी पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश ये इसी प्रोपेगेंडे पे है कि आम आदमी की मुश्किलात कम करने की बजाय लोगों को भड़काया जाए, लोगों को उकसाया जाए और लोगों के सामने ये बांसुरी बजाकर लोगों को अपनी गिरती कटा रखा जाए। पाकिस्तानी अवाम इस चीज से वाकिफ है। अभी मेरे भाई पताफी साहब फरमा रहे थे कि जी वो 100 बिलियन ट्रीज कराएं, उनको कोई बताए, ये कभी किसी देहात में जाके पूछे इनसे कि ट्रीज दरख्त 2-3 साल में बाहर नहीं आ जाते, 10-10, 15-15, 20-20 साल एज होती है मुख्तलिफ प्लांट की, लेकिन चूंकि बातें करना बड़ा आसान है। अब इनसे पूछे कि आपकी हुकूमत 13 साल से सिंध में है, आपने जो वहां गुड़ खिलाए हैं वो सारी सिंधी जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। चले आप हैदराबाद तक
मगरिब के बाद आपको ऐसा लगेगा, नमाज मगरिब के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जंगल में घूम रहे हैं, कोई जिंदगी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। कल ही PMLN के जो लीडर है साबिक वजीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने सिंध के हवाले से जो बयानात फरमाए वो आपने खुद सुने जी कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में आम आदमी की जिंदगी को जीर्ण कर दिया, तबाह कर दिया। हॉस्पिटल बगैर अद्वियात के हैं, स्कूल बगैर असातिज़ा के हैं, घोस्ट स्कूल, घोस्ट हॉस्पिटल, एक शख्स 6 महकमों में जॉब करके वहां से सर्विस ले रहा है और डेवलपमेंट फंड पे 50% कमीशन ले रहा है। ये मैंने नहीं कहा, ये कल साबिक वजीर आज़म शाहिद खान साहब ने सिंध में अपने बिल्कुल सही, अच्छा बिल्कुल सही है सर। मेरा सवाल नदीम साहब आपसे, आपका अपना हल्का शहर मुल्तान है, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप लोग टिकटों की तकसीम करने जा रहे हैं, सर आवाम को क्या बेचेंगे? कौन सी ऐसे ये इनके पास तो आइटम महंगाई का है जो बेच रहे हैं, आपके पास सर क्या होगा जिससे आप वोट लेंगे? मुदस्सिर, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, हर जिले को इक्वली पंजाब की तारीख में पहली बार डेवलपमेंट फंड दिए गए हैं। पंजाब में 8 नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं, 8 नए मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बने हैं। पंजाब में तमाम एजुकेशनल ट्रांसफर पोस्टिंग ऑनलाइन हुई है, तमाम हेल्थ की ट्रांसफर पोस्टिंग ऑनलाइन हुई है। पंजाब में आबी ज़खायर बन रहे हैं, पंजाब में कई हजार किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। पंजाब में लोगों को साफ पीने का पानी आबे पाक अथॉरिटी के तहत, मैं सूबाई हल्के से हूँ, अंदरूनी शहर का क्या गुंजान आबादी है। 35 साल से 40 साल से यहाँ लोग गटर में बैठे हुए थे, सीवरेज का सिस्टम, मैं बात कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं जिस हल्के से हूँ वहां सीवरेज सिस्टम तबाह था। मैं आपको अर्ज कर दूं, लोगों को जो बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज थी उनसे दूर रखकर सिर्फ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट से अटैक किया जाता था। यही साउथ पंजाब जिसके लोग अपने जरूरी कामों के लिए, अपने बुनियादी राइट के लिए लाहौर की यात्रा किया करते थे, आज वो जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट से अपनी बुनियादी हुकूक के लिए हर ये तो जब घोड़ा और मैदान लगेगा तो लोगों को पता चल जाएगा। हम लोकल बॉडी इलेक्शन अपनी कारकर्दगी पर जीतेंगे। एक महंगाई के एलिमेंट के अलावा हर इंडिकेटर पॉजिटिव है। आप 36 अरब रुपए की मेडिसिन दी है पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब हॉस्पिटल में। तो आप कह रहे हैं तमाम के तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव, नदीम साहब आप कह रहे हैं वो हैं। राना साहब, एक महंगाई है तो महंगाई के मामले पर आवाम को आप बाहर निकाल लेंगे? अभी तक जितने भी आपकी पहला फेज हुआ, दूसरा फेज हुआ, उस वक्त लगा कि अपोजिशन भी जब इकट्ठी थी और इस हुकूमत के लिए ख़तरा हो जाएंगे, ना आप पार्लियामान में कभी इकट्ठे सर हो पाए और ख़तरा हुकूमत के लिए बन पाया, ना फिर आप बाहर हो पाए। अब ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा कोई आपको भी मदद आ गई है खला से कि जनाब आप अब निकलें और अब आप कामयाब हो सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप दोबारा आप इकट्ठे हो रहे हैं? मुदस्सिर साहब, महंगाई पर 6 माह हो चुके हैं तकरीबन। हम असम्बलियों के अंदर और असम्बलियों के बाद रोड पर सरापा एहतजाज हैं। हम कहते हैं कि 150 रुपये लीटर आज गरीब आवाम को पेट्रोल दिया जा रहा है और बादशाह सलामत और पूरी अली बाबा 40 चोरों की टीम खुद पेट्रोल सरकारी खजाने से लेते हैं, खुद गाड़ियां इनकी सरकारी हैं, खुद इनके बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, गैस के बिल जो हैं वो गवर्नमेंट के खजाने से जाते हैं। सबकी मेडिसिन सरकार के खाते से जाती है। और नहीं, ऐसे नहीं है, रियासत मदीना में ऐसे नहीं होता। इशू ये है सर, एक छोटा सा ज़िम्नन सवाल राना साहब, आपके दौरे हुकूमत में पल्ले से सारे जो होते थे वो पेट्रोल वगैरह की वो गाड़ियां जो है वो जाती हैसियत में इस्तेमाल होती थी। स्कॉट सर ऐसा वो बात करें ना सर, जो चैनल पे सारे लोग सुनते हैं। राना साहब, आप खुद हुकूमत का हिस्सा थे सर। बात कर रहा हूं मैं हुकूमत का हिस्सा, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि वो बात करें जो लोगों को समझ आए। सर ओके, एग्रीड। मुदस्सिर इकबाल साहब, हम तो पाकिस्तानी हैं सर। आप आवाज बनते हैं राना साहब, किसानों की आवाज बनते हैं, हमें अच्छा लगता है। राना साहब, आप किसानों की आवाज बनते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप खाद की बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हुए जाती खर्चे से खाना खाते थे। मियां नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात जाती तौर पर अफोर्ड करते थे। मियां शबाशी साहब की गाड़ियों का खर्चा तमाम आउट ऑफ कंट्रीज के विजिट मियां शबाशी साहब कैबिनेट मेंबर हम जाती जेबों से देते थे।
इशू ये है सर राना साहब, कि मैं ये मेरे कथा कलामी की माफी राना साहब, मैं इंतहाई कथा कलामी की माफी। 2009 की मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ कि जाती उमरा से जो 10 क्लब रोड है वहां तक मियां शहबाज शरीफ साहब की स्क्वाड का तकरीबन 13 लाख रुपया खर्च होता था। आपके दौर में 3-3 सर कैंप ऑफिस बने रहे हैं। ये मैम वो बात नहीं कर रहे हैं, जरूरत होगी वजीर आला साहब ने बनाए हैं, वो वजीर आला साहब करते थे, हमें उस पर एतराज नहीं है, हमें बिल्कुल भी एतराज नहीं है। वजीर आला साहब काम करते थे, शहबाज शरीफ साहब काम करते थे, मुदस्सिर साहब हमें तो एतराज नहीं है। मैंने सुन लिया। इशू ये है मुदस्सिर इकबाल साहब, ये डेरा गाजी खान जाए बुजदार तो वो सीएम हाउस नहीं है ये नियाजी आए जमान पार्क में तो वो भी पीएम हाउस होता है। तो ये वो बड़ी ये गाला तो जाए सर हमारे यहाँ मुराद अली शाह साहब जाएं वो 7 कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी वो जाए काम करें, हमें तो ये अच्छा लगता है। इशू ये आने है जाने में वो जाएं, हमें तो कोई इशू नहीं है। अब पताफी साहब अपने हल्के में जाएं, वहां वो स्क्वाड करें, हमें कोई मसला नहीं है, वो काम करते हैं सर, नुमाइंदगान है। आपका सवाल बड़ा वैलिड है, मेहरबानी फरमाएं मुझे थोड़ा सा जवाब देने जी जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये 26,000 अरब कर्ज मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अभी गए हैं चाइना और भीख मांग रहे हैं, इससे पहले सऊदी अरब से भीख मांग के आए हैं। $1 अरब IMF से लेने के लिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, पाकिस्तान के मोटरवेज और पाकिस्तान के कीमती असासों को गिरवी रख दिया है। खुद इमरान कहते थे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। बिल्कुल, ये अब इनका फेलियर इमरान खान है। साहब का ये बयान हम तो था जी। महंगाई पर बाहर आए हैं, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब रोडों पे आएंगे। इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, ये झूठ बोलेंगे। ये कंटेनर की पैदावार आज भी कंटेनर पर है और मेरे जिला ननकाना में कल 2 सर ये इनको अब कंटेनर से नीचे उतरना पड़ेगा या ये उतरेंगे, ये हम देखिए। मैं पताफी साहब बेरोजगारी, लाकानूनियत, राना साहब के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बिल्कुल राना साहब, अब हमने असेंबली के अंदर इत्तेमाद भी करना है, अब हमने महंगाई मार्च भी करना है, अब हमने बल्दियाती इलेक्शन हो या जिमनी इलेक्शन हो, इनको इंशाल्लाह इबरतनाक शिकस्त देनी है। ये EVM के पीछे अब हम इनको छुपने नहीं देंगे। हम कहते हैं कि ये अरबों डॉलर जो पाकिस्तान के नाम पे कर्जे लिए गए, ये कहाँ है, ये कहाँ छुपा दिए। ना ये फॉरेन फंड केस का साथ देते हैं, ना ये BAT का साथ देते हैं। चलें, पता मैं राना साहब आपको बिल्कुल सर, ये तो हिसाब हुकूमत को देने पड़ेंगे, ये आपने हिसाब लेने हैं और अवाम ने हिसाब लेना है, हमने तो सवाल करना है सर, हमारा तो काम सवाल में है। मैं पताफी साहब से सवाल कर लेते हैं। साहब कह रहे हैं कि शहजाद अकबर में क्रेडिबिलिटी नहीं थी, ये अभी बयान कर रहे हैं जुल्फी बुखारी सर चलें, 3.5 साल बाद उनको याद तो आया कि उनमें क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। यही तो बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, मैं पताफी साहब से सवाल करूं। राना साहब सर कथा कलामी पताफी साहब से बात करें। पताफी साहब, एक जानिब इस वक्त तो हुकूमतों का आप कह रहे हैं कि मुशावरत भी और सियासी अमल है, होना भी चाहिए और सियासी बातचीत भी हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब अब यहाँ पर जितनी भी एहतजाज है वो रुख इधर भी है सर। 2 को आपने टैकल कर लिया है, PSP और साथ ही साथ जमात इस्लामी का जो बड़ा एक धरना था उसका। अब यहाँ इस तरफ भी है आपके सूबे की तरफ कि जनाब आप नहीं है, एक प्रेशर इधर है और दूसरा प्रेशर आप डेवलप कर रहे हैं मरकज़ की तरफ, तो ये दोनों प्रेशर को साथ साथ कैसे लेकर चलना है आपने? देखिए, हम सियासी सूझबूझ वाले लोग हैं ना, हमारे खिलाफ धरने हुए, चीजें हुई, हमने बातचीत की, चीजें हमने उनको इंगेज किया, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं ना। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी ये होती है, पॉलिटिकल एक्ट ये होता है कि आप सियासत में दरवाजे बंद नहीं करते। इसमें तो इतनी कैपेसिटी नहीं कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हाथ मिला सके, और 3.5 साल जिनको ये चोर चोर कहता रहा, एक ढेला भी वो उनसे साबित नहीं कर सका। अब देखिए, हम पे कोई नहीं ना, हमें पता है हमें किस तरह इनको हैंडल करना है। अब रिकॉर्ड की बात है, आप रिकॉर्ड में रखें। और मेरा भाई जो हैदराबाद का पीछे का दोस्त बोल रहा था, जितने भी बाई इलेक्शन हुए PTI पूरे पाकिस्तान में पूरी तरह से हारी है, और इस वक्त जो पेशावर में लोकल बॉडी हुई है वहां पे ये बुरी तरह हार गए। और हर जगह पे जब भी इलेक्शन होंगे इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा, इनका कोई टिकट लेवा नहीं होगा, ये बिल्कुल ही खत्म हो गए। क्योंकि इन्होंने इसमें वो जो मेरा भाई कह रहा था ना कि 3.5 साल के बाद कहते हैं कि शहजाद अकबर में कैपेसिटी नहीं थी। आज मैं जुल्फी बुखारी किससे
डिपार्टमेंट देख रहा था। तो इनमें का कोई बंदा मुझे बता दे जिसमें कैपेसिटी हो, जिसका लीडर जिस पार्टी का ना है लो, और जिसको कुछ पता ना हो। तो पहले शुरू किया था कि अंडे मुर्गियां कट्टे, अब टमाटर फिर आज कहता है कि नहीं इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, एक्सपोर्ट से करेगा। तो इनका कोई एक चीज, कोई एक एक्ट सर 1 से 10 तक आप आ जाना कि मुझे कोई एक एग्जाम्पल दे दें कि हमने ये अच्छा काम किया, हमने ये बेहतरी सर की। वो मुताफिज साहब वो कहते हैं सेहत कार्ड उन्होंने किया, एहसास प्रोग्राम उन्होंने किया। ये हम पुराने पाकिस्तान में बहुत बेहतर थे, इसने नया पाकिस्तान बना के पाकिस्तान की चीजों को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। इस वक्त हुकूमतों का इशू नहीं है, इस वक्त मुल्क के सर्वाइवल का इशू है। इसने जिस तरह इसने एक रात को नशे में धुत कोई मीटिंग कर दी, टीवी पे आके 12 बजे खिताब किया था कि मैं हाई पावर कमीशन बनाऊंगा कि 10 साल आपने कितने कर्जे लिए। ये तो जब से पाकिस्तान बना है उससे कहीं ज्यादा कर्जे ले चुका है खान साहब 3.5 सालों में। तो वो जो हाई पावर कमीशन बनाया था, आज मैं मुतालबा करता हूँ वो कमीशन जो इसने रात को 12 बजे कौन की नींद खराब की कि मैं कमीशन बना रहा हूँ। तो आज मैं आपके प्रोग्राम से ये डिमांड करता हूँ पीटीआई से और पीटीआई की हुकूमत से कि वो हाई पावर कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है। सही, वो जो जिन्होंने कर्जे और जिन्होंने जो लिया वो रिपोर्ट तो बहरहाल आनी चाहिए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा नदीम कुरैशी साहब से ब्रेक जाने से पहले, सर आज शुजात हुसैन साहब से जरदारी साहब मिल रहे हैं, पीटीआई और एमक्यूएम के साथ नून लीग की मुलाकात हो रही है। आपके इत्तेहादी अगर इधर उधर हों तो तहरीक अदम एतमाद तो बड़ा आसानी के साथ आपके खिलाफ हो सकती है। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक लॉजिक पे, एक दलील पे खड़ी है। हमें अपने इत्तेहादियों पर एतमाद है और इत्तेहादियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर एतमाद है। हमें इन मुलाकातों पर ना पहले कोई तकलीफ थी ना आज है। मैं एक तो ये पतावी साहब बड़े जज्बाती होकर बोल रहे थे, और दूसरा राना अरशद साहब को भी आप एक सोलो प्रोग्राम दिया करें जिसमें ये पूरी तरह अपने जज्बात का इजहार करें। मैं इन्हें शहंशाह जज्बात कहता हूँ कि दलील की बजाय शोर से काम लेते हैं लोगों को कायल करने के लिए। पतावी साहब ने किसी बात का जवाब नहीं दिया जो वो कल सिंध में इनके माथे पर एक टीका सजा कर गए हैं, जो आज तमाम बड़े अखबारात की जीनत है। इनसे जरा वो तो क्वेश्चन करें, इनसे सवाल हम सिंध का करते हैं, ये आ जाते हैं कौम की नींद खराब करने के। इन्होंने तो कौम के नसीब खराब किए हैं। 35 साल से इस कौम को ये लूट रहे हैं। 3rd जनरेशन अब इन्होंने इस मुल्क में डकैतियों के लिए उतार दी है। ये पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं रहे, ये पाकिस्तान के वसाइल के हुक्मरान रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। इनसे बात करते हैं सरे महल की, ये बात करते हैं गरीब की। इनसे सवाल करते हैं हम दुबई के इनकी प्रॉपर्टी जवाब देते हैं हमें हारी किसान का। मतलब ये इतने ज़हनी तौर पे मफलूज हो गए, इनको अंदाजा ही नहीं है कौन क्या कर रही है, कौन कहां देख रही है। ये महंगाई भी इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद ये क्या बेचेंगे। कल शहबाज शरीफ कहते थे मैं जरदारी को लाड़ कर रहा और लड़कों में घसीटूंगा। परसों कौम ने देखा कि किस तरह 2 जानों के इस्तकबाल कर रहे थे। अगले बार जरदारी कहा करते थे कि जी मैं समझता हूं कि जिस शख्स ने नवाज शरीफ का एतबार किया, ये जरदारी साहब की वर्डिंग है कि मुझे नाउज़ बिल्लाह खुदा भी कहेगा मैं नवाज शरीफ का एतबार नहीं करूंगा। आज वो नवाज शरीफ के घर गए हैं, इस तरह से गए जैसे किसी अल्लाह रहम करे किसी पीर और वली की दरगाह के ऊपर हाजिरी के लिए गए हैं। चलें अब सर ये जो हाजिरी हुई है अब इसका शायद कोई हुक्मर है या खुद से है, ये अब तो अगले आने वाले देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना अरशद साहब आपका भी शुक्रिया, इमदाद पताफी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद मौज़ूआत पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। एक तरफ तो बलूचिस्तान में FC के 2 पोस्टों पर बाकायदा तौर पर ये हमले किए गए और उसको बड़े जवामर्दी के साथ नाकाम बनाया गया। कुछ जवानों की शहादत भी हुई और 20 से ज़ायद जो दहशत गर्द हैं वो भी जहन्नुम वासिल हुए। लेकिन इसके साथ अब मुख्तलिफ जो टारगेट्स हैं वो भी किए जा रहे हैं दहशत गर्दों की जानिब से। इन दहशत गर्दों के ताने बाने वो जब ये पूरी तहकीकात हो रही है तो वो मिल रहे हैं भारत के साथ, क्योंकि भारत ये चाह रहा है किसी तरह से बलूचिस्तान का अमन तबाह किया जाए, क्योंकि CPAC जो एक फ्लैगशिप मंसूबा है पाकिस्तान की तरक्की का और फिर पूरे खित्ते की, उसको किसी तरह से नाकाम बनाने की कोशिश की जाए। हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया उल्लाह लांगू साहब। बहुत शुक्रिया लांगू साहब आपके वक्त का।
बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। वैसे तो हुकूमत बलूचिस्तान क्या इकदाम आप कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको पता है कि गुज़िश्ता कितने जो ये चंद दिनों से दहशतगर्दी चल रही है, इसके पीछे वही दहशतगर्दी के अवामिल और वही अनासिर इसमें है जो गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का माहौल बनाया हुआ है। हिंदुस्तान उसमें सर फहरिस्त है, वो उनको जो है फाइनेंस कर रहा है। तो अभी फिर उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो इनको अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी, इनको बाहर किया, तो ये रीऑर्गेनाइज होकर आए। इन्होंने अपनी दहशतगर्दी दिखाई, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद तुरबत भी दौरे पर गए, वज़ीर आला साहब कल नोशकी भी दौरे पर गए हम सबों के मनाते। तो उधर भी यही कहा गया है कि हमारे मासूम लोगों के और हमारे फोर्सेस के जवानों के जो कातिल हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और दहशतगर्दों का ना कोई मजहब है, न ईमान है, न दीन है, उनके साथ आनी आतों से निपटा जाए। अच्छा लांगू साहब, आप बहुत बेहतर सूरत हाल थी आपके सूबे की, लेकिन अब कुछ वो तमाम एलिमेंट्स जिनको बड़ी तेज़ी के साथ दबाया भी गया, ख़त्म भी किया गया, वो फिर से सर उठा रहे हैं। क्या वजूहात इसकी हैं? इसकी वजूहत देखिए, आपको पता है जिस तरह बलूचिस्तान को आप देख रहे हैं इंतहाई खत्ते का अहम इलाका है, अहमियत रखता है, जहाँ भी ग्वादर पोर्ट बनने को जा रहा है, जहाँ जो है सीपैक की सूरत में खत्ते को एक तरक्की होने जा रही है, जहाँ चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसी चीजें जो पाकिस्तान के मुखालिफ या पाकिस्तान के दुश्मन की होते हैं, उनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। तो उनके साथ हमारे भी कुछ लोग पैसे के बलबूते पर मिले हुए हैं, जो पैसे के लिए उनके लिए काम करते हैं। तो उनके साथ होने से वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे पाकिस्तान के दुश्मन, खासकर हिंदुस्तान उसमें सर फहरिस्त के पाकिस्तान में और खासकर बलूचिस्तान में हालात बेहतर हो और ये चीजें आगे जाए। तो वो अपने मिलियन डॉलर लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस चीजों को रोका जाए, ताकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट डाला जाए। सही। अच्छा लांगू साहब, भारत हमेशा से बलूचिस्तान को इसलिए टारगेट करता है कि बलूचिस्तान का हम तबाह करके, पाकिस्तान का हम तबाह करके वो सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाह रहा होता है। अभी भी उसका टारगेट जो है वो इधर ही है। तो इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? आपकी हुकूमत है, फ़ौज तो जो जिस तरह से ऑपरेशन और चीज़ें कर रही है, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, हमें मुतहद की ज़रूरत है। हमें इस टाइम जो दहशतगर्दी के शिकार अगर हमारे आम लोग, मासूम लोग बनते हैं या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज उस चीज़ों के दहशतगर्दी का शिकार बनता है, तो हमें एक जुबान होकर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा होना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बात करनी चाहिए, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। बाकी दुश्मन दहशतगर्दी करना चाहता है, पैसे लगा रहे, दहशतगर्दी करूंगा, उसका मुकाबला ही करना है। ठीक है, ज़ियाउल लांगू साहब हमारे वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त PSL के हवाले से। बड़ा शानदार किस्म का आगाज़ PSL का वो हुआ है कराची में, और बड़े बेहतरीन इंतज़ामात और जो सिक्योरिटी से मुतालिक भी हैं और बाकी भी जो क्रिकेट से मुतालिक, और शानदार मैचेस भी देखने में आ रहे हैं। सिवाय कराची किंग्स के सभी टीम्स कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो अपनी फतह का भी हासिल कर पाई हैं। लेकिन अब ये शिफ्ट हो रहा है बाकी मैचेस लाहौर में, और लाहौर में तैयारियां क्या हैं इससे मुतालिक भी आज हम बात करेंगे। और जो टीम्स की कारकर्दगी और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा प्लेयर्स हैं, उनमें से कुछ प्लेयर्स की जो कारकर्दगी है वो बड़ी निखर कर सामने आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। पहले लाहौर में तैयारियां क्या हो रही हैं, क्योंकि आज कराची में आखिरी मैच है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से एजाज़ वसीम बाकरी मौजूद हैं। एजाज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या तैयारियां निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में की जा रही हैं, क्योंकि अब अगला PSL जो है वो लाहौर आ रहा है, और ख़ास तौर पर ये अब 100% की भी इजाज़त हो रही है? जी मुदस्सिर, लाहौर के अंदर आज रात से टीमों की आमद शुरू हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चार्टर फ्लाइट्स का इंतजाम किया है टीमों को कराची से लाहौर शिफ्ट करने के लिए। आज रात को टीमें लाहौर पहुंच रही हैं। तमाम तर लाहौर में इंतजामात मुकम्मल है। लेकिन एक खुशी की खबर क्रिकेट फैंस के लिए ये है कि NCOC ने आज ये ऐलान कर दिया है कि लाहौर के जो मैचेस हैं वो 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये मैचेस
50% क्राउड देख सकेगा, जबकि 16 फरवरी से लेकर फाइनल वाले दिन 27 फरवरी तक 100% क्राउड को इजाजत दे दी है एनसीओसी ने आज लाहौर की लेग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और साथ एक और बड़ा फैसला किया है जो कराची में नहीं था कि 12 साल के बच्चे जो हैं वो रबीद राजा ने खसूसी तौर पर असद उम्मद से दरखास्त की थी कि एनसीओसी 12 साल के कम उम्र बच्चों को जो है वो आने दे। तो वैक्सीनेशन की पाबंदी तो लाहौर में भी होगी, लेकिन क्राउड 50% है 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, और उसके बाद 16 फरवरी से 27 फरवरी तक 100% स्टेडियम खचाखच भरा होगा कजाफी स्टेडियम का पीएसएल के मैचेस में। तो इसका मतलब है कि अब लाहौर वालों के लिए तो वो सारे के सारे पाबंदियां हटा दी गई हैं जो पहले मरहले में कराची में थी। लेकिन इस वक्त जो तैयारियों के हवाले से हम बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मैचेस रहे हैं यहाँ पर। लाहौर में कदरे मौसम थोड़ा मुख्तलिफ है, तो किस किस्म के मैचेस की तवक्को की जा रही है लाहौर में कि जो दूसरा मरहला होगा? फ्रैंकली स्पीकिंग मुदस्सिर भाई, लाहौर के अंदर जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं कि कराची किंग्स, क्योंकि अपना जो पहला मरहला है, क्योंकि लेग कराची किंग्स की खत्म हो चुकी है और कराची किंग्स ने अपने होम टाउन में एक मैच भी नहीं जीता, तो यहाँ क्रिकेट फैंस डेफिनेटली ये चाहेंगे कि कराची किंग्स कम बैक करे। और फिर एक बात याद रखिएगा कि बाबर आजम का लाहौर होम टाउन है, सो कराची किंग्स के ऑनर, उनके टीम डायरेक्टर, उनके कोचेज, उनके स्टाफ सब ने सर पकड़कर बैठे हैं और अपने फैन से तो उनके टीम ऑनर ने माफी मांगी है। लेकिन लाहौर बाबर का होम ग्राउंड है, तो बाबर कराची को यहाँ मैच जितवा सकता है। और इससे पहले मुल्तान की टीम की ऐसी रिवायत रही है कि वो कराची वाला मरहले के अंदर अब बेहतर मैचेस जीती अर्ली स्टेज के ऊपर, तो लाहौर में उन्होंने आकर स्ट्रगल किया है। तो ये वाले टीमें हैं, मुल्तान की लगातार फतवात और कराची की लगातार शिकस्तें, वो लाहौर में चेंज हो सकती है। बिल्कुल से। अच्छा, ये एक अच्छी जो खबर क्रिकेट के लिए आई है, एजाज इस पर भी बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल जलील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चाचा क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया जलील साहब आपके वक्त का। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि जो स्टेडियम्स हमें खाली खाली नज़र आ रहे थे और वो जो प्लेयर्स हैं उन तक भी आवाज़ उस तरह से नहीं पहुँचती जो एक जोश व खरोश होता है, अब इजाज़त दे दी गई है। तो आप क्या समझते हैं, कैसा माहौल जो है वो वापस पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों में नज़र आने वाला है? जी, बड़ी खुशी की बात है कि भाई जो है ना शायकीन क्रिकेट के जो है ना ज्यादा तादाद जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में पीएसएल के मैच देखेगी। तो मैं ये सारे मैच जो है ना मैं कराची में ही था 2 हफ्ते माशाल्लाह जो हमसे हो सका हम शायकीन क्रिकेट की खुशियों के लिए यहाँ किया और आइंदा भी जो है ना करते रहेंगे। लेकिन ये एक अपसेट हुआ है कि भाई कराची में जो है ना कराची किंग जो है जो बड़ी टीम थी और जिसके कैप्टन जो है वो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है बाबर आजम थे, जिन्होंने रियली थोड़ा जल्दी से वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है कुछ माह पहले। तो ये कराची के शायकीन क्रिकेट जो है ना वो थोड़े अफसरदा है कि उनकी टीम जो है एक भी मैच जो है ना कराची में नहीं जीत सकी और आगे अभी कराची की टीम को जो है ना चले कराची के लिए तो बेस्ट विशेस हैं। सब जो रंग जमाते हैं जलील साहब वो और आपके साथ जो लोग हैं, अब लाहौर वालों के लिए और ज़्यादा एक चीज़ होगी है कि सब के सब लोग पूरे मैचेस भी देख सकेंगे आकर स्टेडियम में, जो हमें कराची में एक मिसिंग फैक्टर भी नज़र आ रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। हमें इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, कमेंटेटर भी हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। सर, एक तो चीज़ हो गई, अब एनसीओसी से इजाज़त ले ली गई कि अब 12 साल से कम उम्र भी और कुछ चंद दिन के बाद 100% जो स्ट्रेंथ है वो भी शायकीन की वो होगी। तो क्रिकेट का रंग इसका मतलब है मजीद जमने वाला है पीएसएल में। बिल्कुल मुदस्सिर, बगैर जो तमाशाइयों के जो अगर स्टेडियम खचाखच भरे हो तमाशाइयों से, तो फिर क्रिकेट का न सिर्फ हुस्न दोबाला हो जाता है बल्कि खिलाड़ियों में भी एक मोटिवेशन आ जाती है कि क्राउड नारे लगा रहा है, आवाजें कस रहा है। लेकिन वो खाली मैदानों पे वो मजा नहीं आता। अभी मैं तो पूरी पीएसएल कराची में कवर कर रहा हूँ 27 जनवरी से, तो वो बात नहीं बन पा रही। जो नेशनल स्टेडियम जिसकी 34,134 लोगों की आइश है, वहाँ सिर्फ 8,000 अफराद के बैठने की इजाजत दी गई है, तो वो बात नहीं बन पा रही। तो और फिर दूसरे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मतअमली इख्तियार करनी होगी। जैसे यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में इन्होंने दूर बनाए हैं कि वहाँ से शटल सर्विस जाएगी। रात को हमने देखा लोग पैदल जा रहे हैं, कोई शटल नहीं, तो इनको लोगों को फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा। अभी तो शुक्र करेंगे 8,000 से, जिनमें से कुछ लोग तो अपने कन्वेंस पे आए हुए थे, लेकिन आम तमाशाइयों के लिए अगर आप फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो चाहे आप 100% कर दें तो आपके लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होगा।
सही। अच्छा साहब हमारे साथ ही रहेगा, हम कुछ प्लेयर्स के हवाले से मैचेस पे बात करते हैं। आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर कलंदर के सीईओ हैं जी। लाहौर जा रहा है राना साहब पीएसएल, और आज आखिरी मैच है कराची में, और आपका भी बल्कि कराची में आज आखिरी मैच होने जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। एक तो आप बताइएगा कि ये जो लाहौर में पूरी 100% अब हो गई है इजाज़त कि अगले मैचेस जो हैं चंद मैचेस के बाद वो हो जाएगी, तो इसका मतलब है रंग लाहौर में खूब जमने वाला है पीएसएल का। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला देखिए हमारा तो शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें इस इवेंट को यूज करना चाहिए एज ए पब्लिक अवेयरनेस फॉर वैक्सीनेशन, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि ये बीमारी तो अभी तक हमारे साथ रहनी ही है और वी हैव टू लिव विद दैट। बट ये है कि बड़ी खुशहाल बात है कि लाहौर में उन्होंने इनिशियली 50% कर दिया और 16 को दोबारा रिव्यू करेंगे और फिर 100% के लिए तरफ चले जाएंगे। तो देखिए लीग के 4-5 प्लेयर्स हैं, एक फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, एडवर्टाइजर है, पीसीबी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो फैंस है, क्योंकि फैंस के बगैर ये लीग बड़ी फीकी और अधूरी सी है। तो फैंस अगर नहीं होते तो वो लीग का वो मजा भी नहीं आता, वो स्टैंडर्ड भी नहीं होता। और आपने देखा कि ईपीएल में भी और आईपीएल बाकी जगहों में भी जो है हर जगह अलाउ हो गया हुआ है जो फैंस हैं और स्पेक्टेटर्स हैं। तो बड़ी खुशहाइन बात है कि अब लाहौरी जो है वो अपने दरमियान में अपनी मकबूल और मशहूर टीम को खेलते हुए देखेंगे। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन आप बेहतर कुछ पोजीशन रही है, खासतौर पर एक मैच तो आपने बड़ा जो लग रहा था कि शायद लूज कर गए, वो आखिर में जाके जीत लिया आपकी टीम ने। अब लाहौर में कैसी परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की होगी? देखिए लाहौर कलंदर की हमेशा से ख्वाहिश रही है, और एज ए मैनेजमेंट भी और एज ए प्लेयर्स भी, कि हम अपने फैंस के सामने खेले और पाकिस्तान के अंदर खेले। तो जब से लीग पाकिस्तान आई है तो आपने देखा कि लाहौर की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। पिछले सीजन हमने फाइनल खेला, वो कोविड की वजह से तसलसल टूट जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। लास्ट ईयर भी हम इसी तरह टेबल टॉपर थे, बट जब वो लीग बंद हुई और दोबारा शुरू हुई तो हमारा कॉम्बिनेशन बदल गया। तो इंशाल्लाह अगर यही कॉम्बिनेशन इस फैंस के साथ खेलता रहा तो अच्छा तगड़ा मुकाबला करेंगे, फैंस को ना सिर्फ एंटरटेन करेंगे बल्कि उनको जीत की खुशी भी देंगे। मेरा ख्याल है पीएसएल जिस दिन आगाज़ हुआ था आतिफ राना साहब, उस दिन हमारे साथ सलमान भी मौजूद थे, उन्होंने अब गाना गाया आपकी फरमाइश पे। तो मेरा ख्याल है ये भी कुछ असर हुआ कलंदर्स के लिए, खास गाने की वजह से भी कराची में कुछ मैचेस उन्होंने अच्छे जीत लिया आप लोगों ने। मैंने तो आपके सामने तो एक और मानने को कहा था, उन्होंने कहा जीते क्यों नहीं, मैं कहा आप गाते जो नहीं है, तो देखे उन्होंने गाया तो हमने जीतना शुरू कर दिया। ये भी वजह हो सकती है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, कराची किंग्स जो है वो बाबर आजम, वैसे तो उनकी परफॉर्मेंस तो हमने पिछले मैच को छोड़ के उससे पहले बड़ी ज़बरदस्त देखी, टीम कोई कलर नजर नहीं आ पा रहा था। बेग साहब क्या वजूहात आपको लगी है कराची किंग्स पर? मैं वजह तो मुदस्सिर बताऊंगा, लेकिन आतिफ राना साहब के मौजूदगी का फायदा उठाते हुए देखें ये सबसे मुतारिक फ्रेंचाइज है और इनकी ख्वाहिश है कि लाहौर में मैचेस हो, क्योंकि लाहौर का क्राउड जो है लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करता है। लाहौर के कई क्रिकेटर जो हैं वो लाहौर कलंदर्स की टीम में शामिल है। इनका प्रोग्राम इतना जबरदस्त है जिससे कई यंगस्टर पाकिस्तान क्रिकेट को मिले। कराची किंग्स का कोई शुरू में इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके बाद क्या हुआ, कराची किंग्स की टीम में कराची का सिर्फ एक लड़का मोहम्मद ताहा है, उसके अलावा नहीं है। फिर ना ये कोई जिस तरह एक्टिविटी लाहौर कलंदर्स करती कराची किंग्स की कहाँ होती है। आखिर में साल के जाकर मुदस्सर वो ड्राफ्टिंग में बैठ जाते हैं। ये लोग पूरा साल नजर रखते हैं कि आकिब जावेद इनके जो डायरेक्टर कोचिंग है और नए नए यंगस्टर को, और इनका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में है जहाँ पर आर्ट फैसिलिटीज जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है। मैं समझता हूँ ये भी एक डिफरेंस के अंदर जो कॉम्बिनेशन कराची किंग्स का सिर्फ रिलाय कर रहे हैं वो शर्जील खान और बाबर आजम पर, उनकी बॉलिंग चले, आमिर अनफिट हो गया तो बाकी तो उन्होंने लड़के सेलेक्ट किए थे, अब तो 18 और 20 लड़कों के सिलेक्शन की इजाजत दी गई थी। मेरे ख्याल में उनका कॉम्बिनेशन ही अच्छा बन पा रहा और वसीम अकरम की मौजूदगी में सब लोग हैरान रह गए टीम को। और फिर जो पीटर मूर्स को लेकर आए वो एज ए हेड कोच, उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट का इतना तजुर्बा नहीं है, इंग्लैंड से वो आए पहली मरतबा कोचिंग कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर, और बाबर आजम पे जितना प्रेशर पड़ रहा है एज अ कैप्टन कि उसने ही सब कुछ करना है, तो ये सारी चीजें मिलकर कराची किंग्स की 5 मुसलसल शिकस्त का सबब बनी है। बिल्कुल। अच्छा एजाज, मैं आपसे जानना है मुल्तान सुल्तान में जो बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर था वो तो उस वक्त शान मसूद की सूरत में था कि वो वाइट बॉल के प्लेयर जो हैं
वो, लेकिन वो नज़र नहीं आते थे, वो हमेशा टेस्ट के प्लेयर के तौर पर वो। लेकिन जो कारकर्दगी हम देखते हैं लाहौर में शाहीन शाह अफरीदी की, उसके बाद रिजवान इधर आ गए हैं मुल्तान में, वो बाबर आजम की अपनी इनफरादी तौर पर तो बेहतर है कारकर्दगी। शादाब जो कैप्टन हैं वो अपनी कैप्टन इनिंग बड़ी ज़बरदस्त खेल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अच्छा है। ये बड़ी एक मुख्तलिफ चीज़ है कि जितने परफॉर्म कर रहे हैं वो पाकिस्तान की टीम के प्लेयर सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अब बिल्कुल मुदस्सिर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ये इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप से, जैसे मिर्जा इकबाल साहब कह रहे थे कि मोमेंटम बना हुआ था पाकिस्तानी टीम का, उस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस PSL के अंदर आप फखर को देख ले, शाहीन को देख ले, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, शादाब आपके सामने किस तरीके से वो उभर कर सामने आए हैं, सो प्लेयर्स हैं। लेकिन लाहौर कलंदर के जमान खान ने जो ओवर सरप्राइजिंग, बिल्कुल बिल्कुल, उस अगर इमर्जिंग प्लेयर की परफॉर्मेंस देखें तो जमान वो एक मैच जितवा गए, क्योंकि T20 4 ओवर आपने करवाने होते हैं तो मैच विनर्स हर फ्रेंचाइज को चाहिए होते हैं। तो लाहौर कलंदर ने जो एक मैच विनर प्लेयर इस पाकिस्तान, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया देखा, फैंस बातें की, तो जमान बहुत लाइक किया गया है। बिल्कुल, जमान ने तो जनाब वो पूरा का पूरा ज़माना जो है वो बदल दिया, क्योंकि जिस तरह से उनके सामने आसिफ जैसे प्लेयर खड़े थे उसके बावजूद चीज़ें बदल दी। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। आतिफ राना साहब, मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में बैठ के लाहौर कलंदर को जो है वो शाबाश दी जा रही थी हारिस की जानिब से कि ये उनकी वजह से हारिस वहाँ परफॉर्म कर रहा था। तो आपका जो सिलेक्शन है, प्रोजेक्ट है, वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन इस वक्त जो टीम का है, एक तो शाहीन शाह खुद बड़ी फॉर्म में है, बाकी आपका बॉलिंग और बैटिंग के कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं फाइनल खेलते हुए, और मुल्तान सुल्तान की जो फतह है उसको रोकने में लाहौर कलंदर कुछ आगे आ सकता है? आतिफ साहब, आतिफ राना साहब तो मेरे ख्याल है शायद आवाज़ उन तक जारी। ये मुल्तान सुल्तान की इजाज़ ज़बरदस्त किस्म की एक स्पीड चल रही है, तो इसको कोई रोकने की टीम जो है वो हिम्मत कर सकती है, कोई आगे परफॉर्मेंस मुख्तलिफ नज़र आ सकती है, क्योंकि तीनों शोबों में मुल्तान सुल्तान बहुत आला परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अगर ऑन पेपर अब तक जो, क्योंकि पहले हम लेग का तजजिया कर लेते हैं जो कराची में आज उसका आखिरी दिन है, अगर पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मरहले में देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मजबूत टीम और दूसरी मुल्तान सुल्तान है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर की जो टीमें हैं, ये टीमें कम बैक कर सकती हैं। क्वेटा 3 मैच हार के नीचे लगा हुआ है और उन्होंने 3 मैच में स्कोर भी किया है, इसी तरीके से कराची। लेकिन ये चीज है कि कराची किंग्स लाहौर आके मुल्तान सुल्तान इस अनबीटन टीम को हरा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बाबर का होम ग्राउंड है और फिर एनवायरनमेंट यहाँ पे थोड़ी चेंज है, कराची वाला वेदर नहीं है। लेकिन लाहौर हमेशा बैटिंग ट्रैक बनाया जाता है, इस वक्त भी 6 विकेट की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आके जो टेबल है वो चेंज होगा लाहौर में आके। सही, अब देखना यह है कि सारी की सारी टीम जो हैं वो लाहौर में आके वो किस तरह से कर सकती हैं। राना साहब, एक तो आपके नए प्लेयर्स की जो जिस तरह से परफॉर्म करते हैं ये बड़ा अच्छा लगता है कि PSL का असल मकसद भी पूरा हो जाए, जैसे वो बड़ा। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये ज़मान की जिस तरह से परफॉर्मेंस हुई है, ये नए प्लेयर्स जिस तरह से परफॉर्म करके एकदम से चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, ये एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि सेलेक्टर्स को पाकिस्तान की टीम के लिए और कप्तान को, कोचेस को बड़ा अपनी तरफ मुतवज्जा करना। तो PSL के जो असल मकासद है कि पाकिस्तान से नया टैलेंट आया, आपको लगता है कि इस बार भी कुछ अच्छे प्लेयर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं नए? देखिए मुदस्सिर, जहाँ तक आपने जमान खान की बात की, ये मीर आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। कश्मीर प्रीमियर लीग खेले, गुज़िश्ता बरस में गया हुआ था वहाँ कमेंट्री के लिए। इन्होंने रावलाकोट हॉक्स की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस दी और लाहौर कलंदर्स वाले वो काबिल नजर, इस लड़के में टैलेंट है, उन्होंने अपनी टीम में लिया। और जिस तरह भी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जो आखिरी ओवर किया, जो स्लोअर डिलीवरीज को मिक्स किया, आसिफ अली बिल्कुल बेबस नजर आए, तो ये तो एक वजह है। लेकिन एक जो खास चीज देखने में आ रही है मुदस्सिर, अब तक 14 मैच हो चुके हैं, उनमें बैट्समैन कोई नजर नहीं आ रहा कि यंग बैट्समैन आ गया है। बॉलर्स में तो आपको देखें जमान नजर आए, मोहम्मद तला नजर आए और दूसरे, लेकिन आप मुझे जो अगर बैट्समैनों की फहरिस्त पर नजर डालें, जो टॉप बैट्समैनों में वही फखर जमान, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, कोई और ऐसे बैट्समैन नजर नहीं। PSL के थ्रू जो है वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाई, ये लम्हे फिक्रिया और जो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, ज्यादातर वही प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि जो या तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं या फिर वो पाकिस्तान
के लिए खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये लम्हे फिक्रिया है कि आपका बैटिंग का टैलेंट आपको नजर बिल्कुल भी इस PSL में आपको बॉलर्स नजर आ रहे हैं, बैट्समैन आपको नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम बात आपने की है कि बस बैटिंग में तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बैटर जो टीम में हैं या टीम के साथ पहले थे वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि लाहौर में किस तरह की परफॉर्मेंसेस नज़र आती हैं इन टीम्स की और इन प्लेयर्स की। बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब आपका, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपका भी शुक्रिया, एजाज वसीम बाकरी हमें लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे, एजाज आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और मुदस्सिर इकबाल को यहाँ इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।